नमस्कार। आप तो सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज। पंचायती राज व्यवस्था की ये क्लास आपकी पूरी कहानी की तरह होगी और ये अगर आप देख लोगे तो पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने समझने का एक आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायत का राज, और पंचायतें होती हैं ग्रामों में। मतलब ग्रामों में अगर कोई व्यक्ति शासन करना चाह रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम कई लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो या स्थानीय स्वशासन, दोनों ही एक ही तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य ये था कि चूंकि पूरे के पूरे अधिकार कलेक्टर या जिला प्रशासन को होते थे, उसके कुछ अधिकारों को बांटना और इन्हें पंचायत स्तर तक ले जाना इसका मूल था। भारतीय समाज में यदि आप देखो तो पंचायती राज व्यवस्था के कई प्रमाण आपको मिलते हैं। सबसे पहले चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन पर पुरजोर दिया गया। अच्छा, पंचायती राज जो शब्द है ये आया था 1993 में। इसके पहले जो प्रचलित शब्द रहा है शुरू से वो रहा है स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? स्थानीय स्वशासन जो है वो शब्द रहा है। पंचायती राज एक तरह का संवैधानिक शब्द कह सकते हैं आप इसको। क्लियर है? तो इसकी जो शुरुआत होती है वो चोल साम्राज्य में भी होती है। उसके आगे यदि आप बढ़ो तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो है, इन्हें पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर आप आगे बढ़ें तो आज़ादी में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कहते रहे। गांधी जी जो थे वो इसके प्रमुख पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है, उस पर पुरजोर जोर दिया जाए। उनके साथ जो एक नाम है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भी गांधी जी के समर्थन में थे और वो भी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क यह रहा है कि क्योंकि जातिगत व्यवस्था थी और उनको ये लग रहा था कि भले ही स्थानीय स्वशासन हो जाए, लेकिन आखिर पावर तो किसके पास होगा? उच्च कोटि के पास। और स्थानीय स्वशासन लागू होने का मतलब अब उसके साइन भी काम करने लगेंगे। जब तक स्थानीय स्वशासन लागू नहीं हुआ तब तक पंचों का काम केवल छोटी मोटी चीजें थी, जिसको न्यायालय भी जो है परमिट नहीं करता था। क्लियर है? तो पंच तो इम्पोर्टेंट थे। पंच तो बहुत समय से आपने प्रेमचंद की कई कहानियों में पंच की कहानियां सुनी है, सरपंच की कहानियां सुनी है। पंच तो थे, पंच परमेश्वर बहुत फेमस कहानी है। तो लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। मतलब इस तरह का नहीं था कि आप साइन कर दो तो आपके उससे डॉक्यूमेंट भी बन जाए। इसी की लड़ाई चल रही थी। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए इन्हें अनुच्छेद 40 में डाला गया। और अनुच्छेद 40 जो था वो था नीति निर्देशक तत्व। अर्थात नीति निर्देशक तत्व वे सारी चीजें कहलाती हैं जिसे कोई राज्य मानना चाहे तो माने और ना मानना चाहे तो ना माने। इतनी कहानी से आपके पूरे क्वेश्चन बनते जाते हैं। आपको सलाह ये दी जाती है कि आप चाहो तो इसके नोट्स भी तैयार साथ साथ कर सकते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़े हम तो मद्रास वो पहला क्षेत्र था। मैं अंग्रेजों के पहले बता रहा हूँ, मद्रास वो पहला क्षेत्र था जहां पर स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। आगे कहानी बढ़ी। 2 अक्टूबर 1859 को हो क्या रहा था? गांधी जी चूंकि पक्षधर थे तो हर 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था की कहानी गढ़ी जाती थी। राजनीतिक लोग 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, और तब जबकि गांधी जी की जो डेथ है 1950 में हो चुकी थी, तो जो ये सारा सिस्टम था ये लागू नहीं हो पा रहा था पूरा पंचायती राज। लेकिन गांधी जी जो कि पक्षधर थे तो उनके हर बर्थडे पर लेकर, अभी बहुत सारी डेटा भी इसमें आएंगी, उस पर चर्चा ये जरूर होती थी कि पंचायती राज व्यवस्था हमें लागू करना है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब ये पूरी तरह नहीं था क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में था। राजस्थान के बाद राजस्थान के बाद आंध्रा में भी ये लागू हुआ, लेकिन ये सारे नीति निर्देशक तत्व थे। मतलब आप खुद सोचो कि नागौर में जैसे लागू भी हो गई पंचायती राज व्यवस्था, तो जैसे कलेक्टर चेंज होते थे तो फिर दिक्कत आती रहती थी। तो एक बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं था। वो केवल एक फैक्ट आप जरूर कर सकते हो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से कि 2 अक्टूबर 1959
को जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें और गहराई आ सकती है ना। तो अगर शायद कोई गांव वगैरह होगा उसकी भी अपन फाइंडिंग करेंगे। बाकी इतना ही अभी तक फैक्ट मिला है किताबों से, अगर इसकी कोई गहराई होगी तो वो जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। तो 1957 को क्या हुआ, बलवंत राय मेहता समिति बनी और इसने अपनी जो समिति है उसने अपने सुझाव पत्र में ये लिखा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में होना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति की सबसे ज्यादा बातें 1993 में पंचायती राज में दी गई है। इस वजह से इनकी हर एक कही बात, हालांकि मैं आपको केवल स्पष्ट बता रहा हूँ एक एक दो चीजें, लेकिन इन्हें करीबन 15 से 20 लाइनें इन्होंने कही थी, मैक्सिमम लाइनें इनकी ली गई थी। इस वजह से बलवंत मेहता जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय कहा और उन्होंने कहा पहला स्तर होगा ग्राम, दूसरे स्तर पर होगा खंड और तीसरे स्तर पर होगा जिला। इस तरह से 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही बलवंत राय मेहता ने। 1970 अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अच्छा, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की। उन्होंने कहा भाई खंड की कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 स्तर रखे गए, ग्राम और सीधा जिला। तो इन्होंने 2 स्तर रखे, ग्राम और जिला। खंड को इन्होंने शामिल नहीं किया। तो किसने खंड को शामिल नहीं किया? तो अशोक मेहता ने। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कई बार पूछा जाता है कि ग्राम को मंडल किसने कहा, तो ये भी ग्राम को मंडल कहने का काम भी अशोक मेहता ने ही कहा था। GV राव समिति, देखो 1985 में, ये सारी डेट जो है वो रिपोर्ट की डेट है ना। 1985 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। पहले आप देख लो, समझा। केंद्र स्तर पर योजना तैयार होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वास्तविक पंचायत को शक्ति मिलना चाहिए। GV राव, मैंने बताया 1885 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये बड़े सख्त लहजों में इन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले केंद्र योजना बनाए, ना कि राज्यों पर छोड़े। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात की है उन्होंने। कहा भाई राज्यों पर आप नीति निर्देशक तत्व में राज्य के भरोसे नहीं, आपको केंद्र योजना बनाए। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, है ना, मतलब जो मैं शुरू से बता रहा हूं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर टू कॉमन मैन, ठीक है। वास्तविक, अच्छा, रियल में पंचायत को शक्ति दो, ऐसा नहीं। देखो क्या हो रहा था, नीति निर्देशक तत्व जब थे तो नागौर में भी क्या हुआ, घोषणाएं खूब हो गई, लेकिन इंप्लीमेंट थोड़ी ना होता था, थोड़ी ना कुछ था। कह दिया कि पंचायत से ऐसा होगा, लेकिन फिर पता चली पंचायत 5 साल में चेंज भी होती है पंचायतें। तो यहां पर भी इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने कहा था पंचायत को रियल वास्तविक शक्ति दो। तो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा था GV राव ने। आगे अगली जो समिति बनी वो बनी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, जब भी इस तरह का नाम है, मेरा जो मतलब लॉजिक कहता है, बाकी आप सारे पढ़े लिखो, आप इसको इंग्लिश में लिखा करो, वाइलेंट पर LM सिंघवी, आप चाहे हिंदी में लिखो, इसको इंग्लिश में मत लिखा करो। आपको नाम बहुत स्ट्रांगली नाम याद होंगे और आप भूलोगे नहीं। एक मेरी एडवाइस है कि इस तरह से आप लिखा करो। सिंघवी जो है वो एक अलग तरह का नाम है, LM आप इंग्लिश में लिखो और इसको इस तरह से लिखो। आपको जैसे ही नजर जाएगी ना, आप इसको विद इन सेकंड पढ़ पाओ। ऐसा भी नहीं पूरा इंग्लिश कर दो, वो भी गलत है, पूरी हिंदी कर दो, वो भी गलत है। आप कभी भी अगर आप नोट्स बनाओ, इस तरह से लिखने की आदत डालो, आपको एक अलग टाइप का फीलिंग आएगी, ठीक है। आपको पढ़ने में, आपको आंखों में झूलने लगेगा ये नाम, LM सिंघवी। तो देखो जरा, इन्होंने 3 सलाह दी, इन्होंने 3 सलाह दी। पहली सलाह लिखो, संवैधानिक मान्यता। उन्होंने कहा कि इसे अनुच्छेद 40 में रखा है, ठीक है, और इसे नीति निर्देशक तत्व से हटाओ और इसे संवैधानिक मान्यता दो, ठीक है, कंपलसरी करो। क्या कहा उन्होंने? कंपलसरी, संवैधानिक मान्यता। आगे लिखो, न्याय पंचायत।
न्याय पंचायत। ठीक है, तो इन्होंने न्याय व्यवस्था को भी कहा कि भाई न्याय व्यवस्था जो है वो पंच पर भी निर्भर कर सकते हो और इसको भी आप मान्यता दे सकते हो। क्या ये केवल सलाह थी, ये मानी नहीं जा रही है ना, ये तो फिर अति हो जाती। इन्होंने एक स्तर ज्यादा कहा, इन्होंने कहा कि जो न्याय व्यवस्था है उसको भी आप संवैधानिक, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। देखो आगे, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का पूरा सपोर्ट किया। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का पूरा सपोर्ट किया, या पूरी महत्वता दी। अब ये जो इरा चालू हो रहा है, अभी हम बहुत सारी चीजें, ये इरा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये चल रहा है आपका जो शून्य, जिसको हम कहते हैं आपातकालीन काल, वो खत्म होने की कगार पर है। राजीव गांधी सत्ता में आने वाले हैं, इंदिरा गांधी जाने वाली हैं, तो ये देश में एक अलग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। राजीव गांधी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे पॉलिटिक्स के लिए, मेरे पढ़े हुए व्यक्ति थे, जबरदस्ती लाना पड़ा क्योंकि माँ की डेथ हो चुकी थी और इस समय सत्ता किसी नए व्यक्ति को सौंपी नहीं जा सकती थी अकॉर्डिंग टू उस समय की कंडीशन। तो राजीव गांधी जो थे वो विदेश में थे और उनका 1% भी मत नहीं था कि हम राजनीति करें या इस तरह के पदों पर आए। तो राजीव गांधी जो थे, आपने देखा जैसे शिवराज सिंह चौहान जब एकाएक बने थे तब उनने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिस समय वो बने थे उस समय उनके कार्य बहुत प्रतापी रहे शिवराज सिंह चौहान। अब उसी की तर्ज पर आप देखो पंजाब के जो मुख्यमंत्री एकाएक बने, किस किस की लड़ाई में, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई में जो बने हैं चन्नी, तो इस समय वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। तो जब भी सत्ता कॉमन हाथों में, जैसे आप इसी को आप कंपेयर कर सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, आपके आप पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, तो जब भी सत्ता एकाएक मिली है तो लोगों ने काम बहुत अच्छे किए। तो राजीव गांधी जो है उन्होंने काफी बढ़िया काम किए थे, राजीव गांधी बहुत शानदार काम किए थे। वो खास तौर से पढ़ा हुआ व्यक्ति था, पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं थी। आपने अगर थोड़ी बहुत राजनीति पिक्चर देखी हो तो जो आपके उसका रोल कर रहा है, क्या बोलते हैं, रणवीर कपूर, वो एक तरह से राजीव गांधी, उसको मिल जाती सकता है ना, बाद में फिर उसकी पत्नी को मिल। तो राजीव गांधी जो है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, सोनिया गांधी, पत्नी का नाम कौन है, सोनिया गांधी। और राजीव गांधी, सोनिया गांधी का लड़का कौन है, राजीव गांधी की लव मैरिज हुई थी। सोनिया गांधी एयर होस्टेस थी, क्या थी, एयर होस्टेस, इटली की थी। तो इन्होंने ये इटली में दिल दे बैठे, इस कारण से फिर इनकी लव मैरिज हुई। काफी विरोध भी हुआ कि कास्ट की नहीं है ये वो, लेकिन राजीव गांधी का एक ही अडिक्ट था कि वो शादी करेंगे तो केवल सोनिया गांधी। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी एक बहुत छोटे परिवार से, बहुत बड़ा परिवार नहीं है। अगर कोई लड़की एयर होस्टेस का वर्क कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अरब खरबपति, वो एक बहुत सामान्य परिवार की लड़की है सोनिया गांधी, इटली की है। कहाँ की है, इटली की। और वही सारा चीज है विमान में वगैरह। और राजीव गांधी जितना हैंडसम पुरुष आपको फिल्मों में नहीं देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे कभी इनकी फोटो, अभी आज देख लो, तो आज के समय ऐसा इतना सुंदर लड़का नहीं दिखेगा। मतलब एक तो रॉयल फैमिली से था, जिसके दादी, जिसकी माफ कीजिए, जिसकी माँ इंदिरा गांधी हो, जिसके दादा नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू। तो अब आप समझ सकते हो वो व्यक्ति किस स्तर पर हो। तो राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी की शादी किससे हुई थी, सोनिया गांधी। और ये सब वही सब हुआ था कि विमान में जा रहे थे, मिले थे, बात हुई थी और उनको एकदम से वो बिल्कुल छा गई थी इस तरह है। राजीव गांधी जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण बहुत प्रयास किए उसने पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाए, पंचायती राज व्यवस्था क्या हो जाए, लागू हो जाए। लेकिन वो असफल रहे, लोगों को समझा बहुत पाए। राजीव गांधी गर्म कर दिए थे लोगों को, बहुत अवेयरनेस, मतलब आम सभाओं में पंचायती राज व्यवस्था को कहने वाले राजीव गांधी। हालांकि इनकी भी जो है आपको पता ही होगा कि हत्या हो गई थी, कि दुर्घटना में हत्या हो गई थी,
तो बाकी बातें कभी और चर्चा करेंगे। तो ये जो है पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने के लिए राजीव गांधी पहले व्यक्ति थे। देखो कोई भी व्यक्ति जब आता था तो वो किस मुद्दे पर काम करता था कि आप हमें वोट दो, फलाना हमने काम किए। राजीव गांधी ने लोगों को अवेयर करने, एक आम सभा में भीड़ बहुत होती थी और उस समय क्या होता था कि इनको राजकुमारों की तरह देखा जाता था, भगवान की तरह, है ना। इनके फेस आउट, इनकी लुक, पर्सनालिटी वगैरह कुछ ऐसी होती थी कि लोग देखने के लिए जाते थे। और आज के मुकाबले आज तो बसें वगैरह व्यवस्था की जाती है, पहले रियल में ऐसी भीड़ होती थी। अगर आम सभा में राजीव गांधी आ रहे हैं या कोई भी बड़ा नेता आ रहा है, अटल बिहारी आ रहे हैं इवन, तो लोग तरसते हुए जाते थे। सागर में भी अटल बिहारी जिस समय आए थे तो मतलब हम लोग सुनने गए थे, यहाँ पर आए थे अटल बिहारी अपने सागर में भी 1999 या 2001 के आसपास। तो जब गांधी सागर आए थे तो आप उनका हुजूम देखते थे, मतलब आपकी ये डिग्री कॉलेज से लेकर के आपका पूरा पैक था और लोगों के पास ग्राउंड में तो जगह नहीं थी अटल बिहारी को देखने की, तो लोग वहीं से रोडई में बैठ गए थे। इसका सिस्टम था। तो जो नेताओं के प्रति आज आप लगाव देख रहे थे उससे 4-8 गुना बहुत लगाव होता था नेताओं के प्रति। अच्छा, राजीव गांधी चूंकि कम उम्र के थे और इनकी एक और लूज फॉल था कि ये जनता में बहुत जल्दी चले जाते। जो अब आप राहुल गांधी को कॉपी करते हुए देख रहे हैं, जनता में घुस जाना, जनता के पास चले जाना, ये राजीव गांधी की शुरुआत है। क्लियर है? अटल बिहारी इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहे, ज़्यादा पास अटल बिहारी कभी नहीं गए, लेकिन ये जो थे व्यक्ति ये बिल्कुल चले आते थे। तो जो माताएं होती थी, अब आप कल्पना करो, फोटो आ रही है, माता बहनें ऐसे राजीव गांधी को सहला रही हैं, सिर सहला रही हैं, गले लगा रही हैं, तो राजीव गांधी एक ब्रॉड पर्सनालिटी होने लग रहे थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। खैर, ये व्यक्ति असफल रहा, शांत भी हो गए। फिर इसके बाद जो है एक नाम मिस कर रहा हूँ, 1993 में पीएम कौन थे? शायद पी के गुजराल नहीं, 1993 में वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इनको कई बार कहते हैं ना कि मेहनत कोई करता है, फल किसी और को मिलता है। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो लागू हो गई। तो जहाँ से अब हम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी 1973 है, उसकी मुख्य बातें पढ़ते हैं कि क्या क्या उसमें प्रावधान थे। अब आप ये भी समझो कि ये कितनी पेचीदगी रही होंगी। अगर जैसे समिति की बात करो तो देखते जाना कितनी समिति आपको पढ़ना है, तो सारी इंपॉर्टेंट, जैसे बलवंत राय अशोक मेहता आप समझ गए, जीवी राव आप समझ गए, हुमवन समिति बनेगी, एलन सिंघवी समिति बनेगी, गाडगिल समिति बनेगी। इस तरह से इतनी समितियां आपको पढ़ना है, ठीक है। अब राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, पीवी सिंह सरकार ने क्या किया और नरसिंह राव सरकार ने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल, मतलब एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो बोलते ही जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बारीक अंतर होता है कि आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको आउटलुक दे रहा हूँ, बिल्कुल बाहर से हम एक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है, कैसा है, क्या है। इसके साथ साथ आपकी पंचवर्षीय योजनाएं भी चलेंगी। पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ भारत का इतिहास भी चलेगा, युद्ध भी चलेंगे, युद्ध के साथ आपातकाल भी लगेगा। उसी समय जब नारे भी आएंगे, उसी समय आपकी राजनीतिक व्यवस्था भी चेंज होगी, जनसंघ भी खड़ा होगा, कांग्रेस भी जाएगी। मतलब एक पूरा का पूरा जो भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण है वो आपको पढ़ना है। मतलब 1947-1950 के बाद से लेके फिर आपका 2014 तक का आपको इतिहास दिमाग में होना चाहिए। और ये मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, ये चीज आपको केवल परीक्षा के लिहाज से नहीं, आपको एक इंसान के रूप में भी पता होना चाहिए। आप जिन चीजों दादा दादी के सामने कभी आप ये बात करोगे कि देखो कैसा वो लगा था फिर राजीव गांधी, वो खुश हो जाएंगे आपसे, हाँ यार ये फला नहीं। एक बहुत अच्छे नेता ने कल परसों बयान दिया था कि दुनिया कांग्रेस थी पहले, तो पार्टी दूसरी थी ही नहीं। ये जब से आपका 80 का दशक आया तब से दूसरी पार्टी नहीं, तो कांग्रेस के सिवा कोई विपक्ष था ही नहीं। था तो लोगों की क्वालिटी नहीं थी। मतलब आप ये समझो कि 500-400 सीटों में से सीधा मुश्किल से 5 या 10 सीटें किसी को मिल जाए बड़े भाग्य से, तो मतलब कांग्रेस तो कांग्रेस है। बहुत सारी चीजें हमें जानना पकड़ना जरूरी है। कई चीजें गलत भी हुई हैं, कई चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं। ऐसा भी नहीं कि सब चीजें जो इस तरह है। देखो एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के ब्लेम डालना सही है, लेकिन जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो फिर आप एक अलग चुटकुटी पर हो जाओगे। देखो कहते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी किसी का मित्र नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल 3 साल में उसको लिए नए नेता मिलते हैं।
अच्छा, जब आप पढ़ा व्यक्ति तटस्थ होता है। तो राजीव गांधी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को जन जन तक पहुंचा दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, जनता अवेयर हो गई। जनता अवेयर होने के बाद ही दुनिया में सब कुछ हुआ है, भारत में भी हुआ। अब नेताओं की मजबूरी बन गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। अब इंपॉर्टेंट डेट देखो, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। इसीलिए इसी दिन पंचायती राज लागू हुआ, इसलिए इसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए यह दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखो, अच्छा इसका नाम देखो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब देखो इसके प्रावधान, इसी के बाद लागू हुआ है। हाँ, इसी के बाद देखो, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जैसे लागू हुआ तो संवैधानिक दर्जा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। अब आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि चीजें कौन कौन सी याद रखनी। अब ध्यान से देखो, कई बार हमें समझ में नहीं आता। संविधान एक तरह की किताब, सही बात है। यदि आप किताब पढ़ते हो तो आपसे कहा जाता है चलो बेटा भाग फलाना खोलो, पाठ ये खोलो। जैसे आप एक तरह की पर्यावरण की किताब याद करो, तो पर्यावरण की किताब जब आप खोलोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, भूगोल, उसी में इतिहास, उसी में आपकी नागरिकता। क्लियर है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले आपको भाग में बांट दिया जाएगा कि चलो बेटा भूगोल खोलो, फिर आप पाठ ये, फिर आप उसका पाठ ये निकालो, फिर आप उस पेज पर पहुंचो। ये चीज क्यों बनी कि तुम किताब खोल के बैठ गए, तुम उसने निकालो पंचायती राज, तो कहाँ संविधान में कहाँ। तो ये जो है एक एड्रेस है, भाग 9 याद रखना पड़ेगा कहां पर रखा। लास्ट में जुड़ रहा है तो लास्ट में। अभी तक भाग कितने रहे होंगे, 8। अब कौन सा भाग एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, 9। ठीक है, समय तो नहीं होगा, कितना हो गया समय। चलो कल पढ़ाएंगे इसके आगे।